बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। ईद के बाद इमरान खान ने एक बड़े मार्के के लिए अपनी कानूनी टीम फाइनल कर ली है और इस कानूनी टीम में अहम कानूनी माहिरीन के साथ जो एक अहम शख्सियत इसमें शामिल होंगी वो अजहर सिद्दीक साहब, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और ईद के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 6 मई को एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो ये मालूम हुई है कि 6 मई को ये कोशिश की जाएगी, इलेक्शन कमीशन को ये कायल करने की कोशिश की जाएगी कि 6 मई को ही फैसला आ जाए, क्योंकि मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक जो सबूत हैं, शवाहिद हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं। दुनिया के सामने जो कुछ हुआ, वो जो 25 अरकान मुनहरिफ हुए, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी 1 महीने के अंदर फैसला करना है। अगरचे 1 महीने का जो डेडलाइन है वो मुकम्मल होने में काफी वक्त है, लेकिन 6 मई को ही क्यों फैसला लेना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जानेंगे अजहर सिद्दीक साहब से। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम अदील, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं सिर्फ एक बात अर्ज करता चलूं, लीगल टीम तो पहले भी बहुत मुस्तैदी से काम करती रही है, लेकिन खालिद जावेद साहब की कुछ स्ट्रेटजी जो नरम रवैया है, उससे थोड़े से मामला डिस्टर्ब हुए। लेकिन अब जो है ना, अब वो एग्रेसिव मोड आपको नजर आएगा। और इसमें और इमरान खान साहब खुद लीगल टीम की मीटिंग्स को हेड कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अच्छा। पहले तो चले अपनी जगह थी, खुद हेड कर रहे होते हैं और बाकायदा ये मीटिंग्स होती रहती हैं। और उसमें स्ट्रेटजी और हर इशू के ऊपर खुद देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हर लॉयर्स की जितनी टीम हमारी अवेलेबल है, अनवर मंसूर खान साहब अवेलेबल हैं, डॉक्टर बाबर अवान अवेलेबल हैं, अली जफर इसमें अवेलेबल है, इम्तियाज रशीद सिद्दीकी अवेलेबल हैं, और फवाद चौधरी, फैसल, ये सारे जो है ना, ये गुलदस्ता एक इतना जबरदस्त तश्कील दिया है कि हर एंगल के ऊपर और हर सतह के ऊपर इस मामले को सीरियसली टेकअप करना है। और ये आज जो लास्ट मीटिंग हुई है, उस लास्ट बोर्ड का काफी लंबी मीटिंग रही है, बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही है मुख्तलिफ लीगल इश्यूज पे। और वन ऑफ द मेन इशू था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आर्टिकल 63 के हवाले से है। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तें चल रही हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अजहर 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 सिद्दीक साहब, ये बताएं कि इसमें ये मालूम हुआ है कि आप कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालतों से रुजू करेंगे 63A के मामले पे, जी, के ये वक्त पर मुकम्मल नहीं हो रहा। लेकिन वो तो आईने पाकिस्तान में लिखा है 60 दिन के अंदर अंदर इसने कंक्लूड होना है, तो इसमें तो आपको किसी अदालती हुक्म की भी शायद जरूरत नहीं थी। नहीं नहीं, हमें पता था, हमें एप्रीहेंशन है। वजह ये है कि ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमेशा यही तरीकाकार अपनाया है। ये तो पनामा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन ना रखी होती तो ये तो केस ही मुकम्मल नहीं होते। कभी भी आज तक सियासतदानों की हमेशा से वतीरा यही रहा है। तो इसमें स्ट्रेटजी हमने थोड़ी सी जरा बदली है। हमने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया है इस हवाले से, और कहा है कि 30 दिनों के अंदर अंदर ये जो फैसला है ये हो जाए। ये कौन सी कोई बड़ी रॉकेट साइंस है? ये इलेक्शन कमीशन है कौन सी कोई इसमें बैठ के कोई शहादतें तलब कर रही है? ये तो बड़ा सिंपल सा एक इशू है, 2+2=4 का इशू है। यानी शोकास देना है, पहले ज़ाहिर वजू का नोटिस देना है, और उसके बाद डिक्लेयर कर देना है कि इसने डिफेक्शन कर ली है। और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कंफर्मेशन करनी है कि वाकई ये उनका हुक्म माना गया है या नहीं माना गया। लिखी पड़ी बातें हैं। तो हाईकोर्ट में जाने का मकसद यही था कि ये 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो, ये लिंगर ऑन ना कर सके मामले को। अजहर सिद्दीक साहब, ये शोकस नोटिस वाले मामला तो इलेक्शन कमीशन में आने से पहले भी मुकम्मल करने थे। क्या वो कानूनी तकाजे, आईनी तकाजे पूरे किए गए हैं कि क्या ये जो अरकान हैं, जो डिफेक्टर्स हैं, इनको नोटिस सर्व किए गए थे, या ये मामला अब इलेक्शन कमीशन में आकर ही यहाँ फाइनल होना है? नहीं नहीं, मैं आर्टिकल 63 के हवाले से दो दो बड़े मौके ज़हन में रख लीजिएगा। एक तो 16 अप्रैल से पहले के वाक़े हैं, जिसमें आपको याद होगा फ्लैटी का वजीर आला बन गया था हमजा शरीफ, और वहाँ दोस्त मजारी वगैरह और ये 25 अरकान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने नुमाइशी वोट ही डाला सही, लेकिन उन्होंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी। उससे मुराद, अगर फर्ज करें वो वोट नहीं भी था, तो वो एक सियासी जमात को ज्वाइन करने के हवाले से मामला थे। उसकी अलहदा सबूत हमारे पास मौजूद है, वो एक अलहदा कार्रवाई है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक कार्रवाई है कि 16 अप्रैल को जब जब इंतखाब होना था, तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि वोट जो है परवेज लाई साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वोट, ये वो पीटीआई का कैंडिडेट है कि उसको वोट करना है। उसके बावजूद हमने देखा कि यानी उस डायरेक्शन को तोड़ते हुए, यानी पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ, जो स्पीकर दोस्त मजारी ने
वहां तौहीन अदालत वहां भी दायर कर रहे हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में जो तय किया था फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, वहां नहीं कराए उन्होंने, और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर दंगा फसाद किया उन्होंने। पुलिस और एंटी राइट फोर्स को वो बुला लिया। उसमें प्रिविलेज अपनी जगह पर मौजूद है, गैलरी में बैठकर इलेक्शन को गैर कानूनी चीज अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने वोट भी नहीं डालने दिया। यानी पाकिस्तान पीटीआई का जो कैंडिडेट था, उस जिस साइड से लॉबी में जाना था वो लॉबी बंद कर दी गई थी पुलिस से, वो छोड़े। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि वो वेट बाकायदा इनकी हाजिरी लगी हुई है, वोट काउंट हुए हैं। 197 वोट ऐसे नहीं हो गए हैं, 197 वोट वो 25 वोट डालकर काउंट होकर हुए हैं। वो सबूत सारे मौजूद हैं। तो 16 तारीख को जब वोट डाल दिए थे, इनको शोकास जारी कर दिया गया था आर्टिकल 63 की इंटेंट के मुताबिक। फिर 18 तारीख को बाकायदा इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया, डेक्लेरेशन दे दी। और ये कोई इतना लंबी डॉक्यूमेंट है ही नहीं कुछ भी, फिर हर चीज हर कैमरे ने देख लिया है कि चीज दे दिया, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है नहीं। तो वो डिक्लेयर कर दिया और 20 तारीख को रेफरेंस जो है ये इलेक्शन कमीशन के सामने दायर कर दिया गया। तो 20 से अगर आप 30 दिन निकालें तो 19 मई तक जो है ना ये फैसला करना है। और ये और एविडेंस सारी हम दे चुके हैं। अच्छा, 19 मई तक फैसले के लिए एक आईनी मुद्दत तो है, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, इस तरह से खबरें चल रही हैं कि आप लोगों को हिदायत की गई है कि 6 मई को ही आपने इलेक्शन कमीशन को कायल करना है, ऐसे आर्गुमेंट्स देने हैं कि जी ये केस कंक्लूड हो जाए। 6 मई को तो ये केस कैसे कंक्लूड हो सकता है? देखिए, मैं बात बड़ी सिंपल सी है, इसमें कौन सी कोई शहादतें होनी है, इसमें कौन कौन सी प्लीडिंग आनी है। बड़ा सिंपल सा और सीधा साधा सा केस है। और हमने अदालत का, हमने इलेक्शन कमीशन, एक तो अदालत नहीं है, ये जेहन में रख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने बड़ा सीधा सा केस रखना है। और जो हमें इतलात यही है कि उनका तरीकाकार में आप जो कि आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, तो इसे मैं बताता चलूं, जो हमारे तक इतलात है, उन्होंने वकालतनामे दाखिल कराने हैं कि जनाब हमें वक्त दिए, हमें फलान डॉक्यूमेंट नहीं मिला, हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो हमने वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने रखना है। भाई शोकाज है, डिक्लेरेशन है, आए 10 मिनट लें, 10 मिनट लेकर उसको पढ़ लें। अगर उसमें कोई कानूनी, अगर मिसाल के तौर पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उठाना चाहते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने तो नहीं उठा सकते। उसके लिए जाना चाहिए था हाई कोर्टों के अंदर। तो हाई कोर्टों के दरवाजे अब तक खुले थे तो चले जाते हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में नहीं गए। तो वहां तो सीधी सीधी चीजें हैं, हम हर चीज की कापियां फालतू करा कर लेके जा रहे हैं। हमें पता है इन्होंने ये बहाने बनाने हैं, तो कापियां बढ़ अच्छा, देंगे ये बताइए, हमारे। दूसरी जानिब दूसरी जानिब भी भारी भरकम बड़े तगड़े किस्म के वकील जो हैं उनको हायर किया गया है, वो कौन कौन लोग हैं? अच्छा, उसमें जो नाम हम सुन रहे हैं जो अभी तक आया है, ख्वाजा तारक रहीम साहब का गवर्नर है, वो है इरफान कादर साहब को पता चला है कि उनकी सर्विसेज हायर की गई हैं। उसके अलावा मुनीर मलिक साहब का सुन रहे हैं, रशीद रिजवी का नाम भी आ रहा है। लाहौर अगर देखा जाए तो ख्वाजा हारिस का नाम भी सुनने में आ रहा है। यानी उनकी कोशिश है कि आप तकरीबन अपना 25 मेंबर है ना, तो 25 के वकील ऐसे खड़े करे ना कि इन्होंने कोई बहुत बड़े लीगल आर्गूमेंट दे रहे हैं। हमने लीगल आर्गूमेंट की तरफ बिल्कुल जाने नहीं देना। हमने इलेक्शन कमीशन को, यही तो हमारी स्ट्रेटजी तय हुई है कि ये फैक्ट, ये तो फैक्ट्स के ऊपर केस है। लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो डिसाइड करनी है सुप्रीम अपना जुडिशियल रिव्यू के अंदर, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने। तो इतने बड़े बड़े वकील लाने का मकसद यही है, इसलिए हम कॉपी जैसे बताया ना, हम कॉपी। और ये याद रखिएगा, उन्होंने आते इतने बड़े बड़े वकीलों ने आके पहले कहना हमें कॉपी नहीं मिली, डेक्लेरेशन नहीं मिला, शोकाज नहीं मिला। तो इस तरह की चीजें हमने वो सारे सबूत साथ रख लिए हैं, कोरियर रसीद सारी साथ रख ली हैं, और सारा कुछ मीडिया ने देख तो लिया। वाइब्रेंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह चली जाए, हर चीज हर एक को पता है, चीजें सारी बड़ी वजाहत करके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो हम तो उन्हें कहेंगे डे टू डे चलाएं, जैसे वो फॉरेन फंडिंग का केस डे टू डे नहीं चला रहे थे। अगर वक्त था उनके पास तो डे टू डे चला। ये वाला केस है जो डे टू डे चलना चाहिए। 30 दिन की लिमिट हमने नहीं दी, आईने पाकिस्तान ने फराहम की है, और उसके दौरान खत्म करना है इस काम को। अच्छा अजहर साहब, ये बताइए कि आप तो नहीं मान रहे थे हमजा शहबाज साहब को वजीर आला, लेकिन हल्फ लेने के बाद अब वजीर आला तो वो बन चुके हैं। अब गवर्नर साहब जो हैं वो डिफेक्शन क्लॉज से मुतल्लिक जब ये केस का फैसला आ जाएगा, और इसमें अगर ये 25 अरकान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, 26 अरकान जिनको नोटिस जारी हो चुके हैं, उसके बाद गवर्नर ने, अगर इनके अपने गवर्नर उस वक्त तक आ चुके हुए, तो वो इन्हें एतमाद के वोट का नहीं कहेंगे। लेकिन अब उमर सरफराज चीमा साहब अगर रहते हैं तो वो तो इनको एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। उमर सरफराज चीमा साहब को हटाने से मुतल्लिक वो जो 25 दिन का एक टाइम था जिसमें सदर मुमलिकत एडवाइस को दोबारा रिव्यू के लिए भिजवा सकते हैं, फिर 10 दिन मजीद होते हैं, वो भी अब नून लीग कह रही है खत्म हो रहे हैं। तो अब इसके बाद जो नई एडवाइस आएगी उस पर सदर मुमलिकत का अमल करना उनके लिए बाइंडिंग होगी। तो अब नए गवर्नर की तकर्री होती नजर आ रही है, या आप समझते हैं कि उमर सरफराज चीमा साहब को नहीं हटाया जा सकता?
ये अच्छा सवाल आपने पूछा। चले हम आपसे क्या छुपाना है, हम बताते चलते हैं आपको। आर्टिकल 48 के तहत है जो एडवाइस भिजवाएगी, पहले 15 दिन है, फिर 10 दिन है। इसमें एक कैच है, आर्टिकल 103 के अंदर अगर आप देखें तो जो हटाना है ना, दैट इज एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट है। यानी बादशाह सलामत की मर्जी खुश यानी स्वाबदीद के ऊपर है। तो उसमें वजीर लिखा है आजम जी, जब तक सदर की खुशनुदी है। बड़ी सीधी सी बात है। तो सदर की खुशनुदी जब तक हासिल है तो गवर्नर तो वहां काम करते रहेंगे। यानी ये एडवाइस वगैरह जो मर्जी चलते रहे, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के हवाले से मामला आएगा तो हम एक अगर ये कोशिश की तो अदालतों में जंग जाएगी। इसीलिए हमने भी टारगेट ना 10 तारीख का फिक्स किया हुआ है कि वो उनके मुताबिक 10 तारीख की अगर बात मान लें, अगर मान भी लें, हम बहरहाल उसको नहीं मानते, वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो जो असल मसला है ना, जो परेशानी उनको ये है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से गवर्नर हटा दिया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी 25 अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो 25 माइनस कर दिया जाए, बाकी क्या रह जाएगा, उसके पीछे कुछ नहीं रह जाएगा। उनके वोट रह जाएंगे 172 के करीब, तो 186 की सादा अक्सरियत चाहिए। तो वो असेंबलियां में अब 40 परवेज लाई दोबारा वजीर आला नजर आएंगे हम आपको, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो वो इसी को तो बचना चाहते हैं और हम भी साफ सी बात है, लेट इट बी सो। अच्छा, अपना परवेज लाई कब तक दोबारा वजीर आला, आप कह रहे हैं जी परवेज लाई दोबारा वजीर आला नजर आएंगे, कब तक? आपका अपना अपना स्ट्रेटेजी के तहत टाइम फ्रेम आपका क्या है? हमें तो हम तो अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक जो बात चल रहे हैं, तो हमारा हमारा 20 मई से पहले पहले इंशाल्लाह हम परवेज लाई को पंजाब का वजीर आला होता हुआ देख रहे हैं। ये कानूनी हित जितनी मर्जी करते रहे, लड़ाई हम भी आईनी तौर पर बातें कर रहे हैं। आइन की लड़ाई लड़नी है, वरना तो अदालतें आपको पता है आजकल 7 गिनका दे रही हैं। जिनका इंप्रेशन आ रहा है वो आपके सामने है। लाहौर हाईकोर्ट में भी सिर्फ हल्फ वाले मामले में देख लें आप, अदील बड़ाई साहब, तारीखी तौर पर हल्फ लेने को 3 फैसले, 3 आईनी दरखास्तें, ये हमने कभी आज तक नहीं देखा। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल साइड पे फेंक दिया और तौहीन अदालत की पावर इस्तेमाल करनी थी, वो नहीं इस्तेमाल हुई। यहाँ एक अनोखी जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई, इसीलिए वो मामला जब इंट्रा कोर्ट अपील में लेके गए, हाई कोर्ट ने बाकायदा उसके लिए लार्जर बेंच, 5 मेंबर बेंच अलहदा तश्कील दे दिया। ये अब कानूनी जंगे सारी अदालतों के अंदर जानी है। और साथ एक और बड़ा खतरनाक काम था, जो तीसरा फैसला था, उसमें लिख दिया कि यहाँ यहाँ किसी ने छोड़ नहीं डाला। अगर कासम सूरी ने आर्टिकल 5 की तोड़ने की बात की तो तूफान उठा लिया। यहाँ हाई कोर्ट लिखता है कि सदर और गवर्नर ने आर्टिकल 5 तोड़ा है, आर्टिकल 189 201 की खिलाफ वर्जी की है, कोई एडजुडिकेशन नहीं हुई। आर्टिकल 10 ने साइड पर रख दिया। और यही पैरा जो है, पैरा 9 का ये वाला पोर्शन, मैंने लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने कहा था, तो वो लास्ट डेट पे वो सस्पेंड हो चुका है। ये भी आप ये तारीखी तौर पर याद रखिएगा। रात 12 बजे तक फिरते रहे, अदालतें तो नहीं खुली, वो अगले दिन लगा और अगले दिन बाकायदा चीफ जस्टिस ने 11:30 का टाइम रखा। 11:30 तो हल्फ नहीं, होना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो छुट्टी के दिन अदालत से रिलीफ मिल गया है, वो लेकिन बड़ा रिलीफ नहीं है वो, इतना मैं उसको इतना बड़ा अच्छा, रिलीफ नहीं मानता। अच्छा ये बताएं कि अभी ये जो तौहीन मजहब वाला मामला है, इमरान खान को एक नए चैलेंज का सामना है, ठीक है, अगर अगरचे अभी एक रिलीफ तो मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इस मामले में भी लीगल टीम कुछ सोच रही है? क्योंकि आगे ये भी केसेस का अंबार है, शहर शहर में एफआईआर दर्ज हो रही हैं, आगे इस मामले में भी अदालतों ने, इस मामले ने भी अदालतों में आना है, तो इसमें भी आप लोगों की यही टीम शामिल होगी या इसके लिए अलग से कोई लीगल टीम होगी? देखिए, इसमें टीम में सही हिस्से हैं और बाकायदा हमारी डिस्कशन इस पे बहुत पहले हो चुकी थी और वही बातें सारी, हमारा कंसेंसस हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला लेके जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम आईजीज को पार्टी बनाया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन की हद तक रही। हम एक क्वेश्चन ऑफ लॉ पे चाह रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में एफआईआर हो रही है, तो हाई कोर्ट को तो ये इख्तियार तो मौजूद था कि वो कह रही कि ये इस्लामाबाद में एफआईआर आ चुकी है इस मौजू पे, बाकी और किसी सूबे में एफआईआर नहीं रजिस्टर होती, ये ऑर्डर पास कर सकते थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना जुडिशियल रेस्ट्रेन कह दें, मैं बहरहाल जो भी किया, अब ईद के बाद वो चला गया, इस हद तक तो उन्होंने कह दिया। लेकिन जो क्वेश्चन लॉ उठाया गया है, सुगरा बीबी का केस आपको याद है, लार्जर बेंच था 7 मेंबर, जब आसिफ सईद खो साहब होल्ड कर रहे थे 1 एफआईआर, 2 एफआईआर, तो वहां कह दिया था कि 1 एफआईआर से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। से आपने कह दिया कि 20 तारीख को वजीर आला परवेज लाई होंगे, उमर सरफराज चीमा साहब को भी नहीं हटाया जा सकता, ये चीजें इतनी सादा तो नहीं है। अगर इतनी सादा होती तो अभी तक जिस तरह से नून लीग की जानिब से आप लोगों को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है और उन्हें कामयाबी भी मिली है, तो इस मर्तबा आप वाकई ये कोई सियासी बयान दे रहे हैं या वाकई होपफुल हैं कि 20 तारीख तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और परवेज लाई जो है वो वापस आ जाएंगे? देखिए, मैं दोनों तरह से बात कर रहा हूँ, फैसला साज भी आप कई मामलात को देख रहे हैं और कई मामलात आपके सामने आ जाएंगे। फैसला साज भी जो फैसला हो गया था वो गलत हो गया है और उसका नुकसान इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन अब स्टाइल जो है ना, लीगल टीम ने अब स्टाइल बदला है। लीगल टीम अब डिफेंसिव नहीं रहेगी,
लीगल टीम ऑफेंसिव रहेगी, अदालतों के सामने आकर खुल के बात कहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने हम ही ने बताया आपको, और पूरी कौम देखती रही कि पहला फैसला 30 घंटों में, दूसरा 24 घंटों में, तीसरा 12 घंटों में। तो ये तो इंसाफ, अगर ये इंसाफ बराबरी के सतह में मिलना है, और रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो मजा तब है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती कि जब इस्लामाबाद के अंदर ये एफआईआर हो चुकी है, बाकी जगहों पे एफआईआर नहीं हो सकती, और ये कह सकती थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ऐसा नहीं है कि वो छुगरा बीबी का केस है और वो बाइंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे सकती है, उम्मीद रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले दिनों में ये रखेगी। लेकिन वजह ये है कि हमारी जो अपनी कैलकुलेशन है, लीगल कैलकुलेशन या दूसरी कैलकुलेशन है, उसको सामने रखते हैं। मैदान में अब है, अब पीटीआई पूरी तरह मैदान में खड़ी है, और वो पूरी उम्मीद है जीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि पीटीआई पूरी तरह मैदान में खड़ी है और दिफाई जो स्ट्रैटेजी की बजाय एग्रेसिव जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया है, फ्रंट फुट पे खेलने का फैसला किया गया है, और ईद के फौरी बाद कानूनी मैदान में बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें सबसे बड़ी फरीक है। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।